हेलो स्टूडेंट, आज है 22 नवंबर और आज दिन है बुधवार। तो आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है हमारा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित। कुछ कल भी हमने डिस्कस किया था, आज कुछ नए पॉइंट है उसको और हम रिविजन कर लेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो है हमारा मुंबई में भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर को होगा। उससे संबंधित दूसरा आर्टिकल। तीसरा जो आर्टिकल है वो है इंडियन पैनल कोड आईपीसी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर है, जिसको परिवर्तित करके भारतीय हिंदी नाम से संसद में कुछ नए कानून इस प्रकार के इसको रिप्लेस करके पारित हो चुके हैं। उससे संबंधित है, क्या है, डिस्कस करेंगे। चौथा जो आर्टिकल है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो है वज्र प्रहार एक्सरसाइज को लेके। और पांचवा जो आर्टिकल है वो छोटा सा है। दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है ब्रिक्स और दूसरा है G20 का वर्चुअल मीटिंग इस बार लास्ट मीटिंग होगा। चूँकि अध्यक्षता 2023 में भारत के पास था, तो प्राइम मिनिस्टर इसको वर्चुअली संबोधित करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का भी वर्चुअल मीटिंग हुआ है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित करेंगे इजराइल और हमास को लेकर। ठीक है, तो ये पांचवा आर्टिकल हो गया। और छठा जो है वो खेल को लेकर है, बिलियर्ड्स गेम जो कतर में चल रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इससे संबंधित है। तो कुल 6 आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित आर्टिकल के बारे में। एक्चुअली न्यायमूर्ति जो पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी हैं, उनका ये कहना है कि 1975 में जब आपातकाल लग रहा था, आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार जो प्राइम मिनिस्टर थी, और ये प्राइम मिनिस्टर कार्यपालिका के तहत आते हैं। कार्यपालिका में सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्रियल काउंसिल। ठीक है, ये कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी, तो इनके द्वारा 16 न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया था। और 2024 में वर्तमान में कुल 2023 में 23 चल रहा है, तो 2023 में कुल 24 न्यायाधीशों का स्थानांतरण हुआ है। तो ये बहुत बड़ा स्थानांतरण है। यहाँ पे तो कार्यपालिका ने रोल अदा किया था, और यहाँ पे ये इस स्थानांतरण में जो रोल है वो है न्यायपालिका का। तो इनका कहना है, विवेक चौधरी जी का, न्यायमूर्ति का, इनका कहना है कि जो शक्ति है, न्यायिक शक्ति, वो कार्यपालिका के हाथों से निकलकर किसके पास आ गई है? न्यायपालिका के पास आ गई है। तो यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनके स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 222 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेड करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो उस पर अनुमति देंगे, जिससे स्थानांतरण यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उनका तबादला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श देंगे प्रेसिडेंट को, ये कोलेजियम के सिफारिश पर देंगे। अब ये कोलेजियम क्या है? कोलेजियम जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके तबादले के लिए एक समिति है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 5 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और ये जो कोलेजियम की व्यवस्था आई, ये जो वर्तमान में चल रही है, वो 3rd जजेस केस में आई। ठीक है, जो फर्स्ट जजेस केस आया था वो 1982 में आया था, सेकेंड जजेस केस आया था वो 1993 में आया था, और 3rd जजेस केस आया था 1998 में। तो 3rd जजेस केस में बोला गया था कि जो राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा, इसके पिछले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था पूरे जजेस केस में क्या क्या निर्णय निकला था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आ रही हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देंगे, वो अकेले का सलाह नहीं होगा, वो उनका यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर सलाह होगा, और राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो इसी को लेकर है कोलेजियम को। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कुछ जजों के नाम सुझाए थे, कुल 11 जजों के नाम, जिसमें से लगभग 5 जजों का तबादला हो चुका और 6 जजों का नहीं हुआ है। तो इसी पर उन्होंने सवाल उठाया था कि ये न्यायिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इससे संबंधित ही ये आर्टिकल था। ठीक है, अब दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जो आर्टिकल हमने कई बार डिस्कस किया है कि उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में जो सिलक्यारा सुरंग है, उसमें 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। इनके निकालने की प्रक्रिया चल रही है, प्रशासन इसमें
पूरी कोशिश कर रहा है, हो सकता है कल तक ये निकाले जा सके। ठीक है, ये अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। सिलक्यारा सुरंग आप याद रखोगे। जो थर्ड आर्टिकल है हमारा वो है किससे रिलेटेड, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज वज्र प्रहार को लेकर। किसको लेकर? एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है? दो देशों के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और हम चूंकि भारत के हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भारत। ठीक है, ये जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का, ये 2010 में हुआ था, और इस बार जो एडिशन है वो है 14वां एक्सरसाइज का एडिशन चल रहा है। और ये चल रहा है आज से शुरू हो गया है, और ये ख़त्म होगा 11 दिसंबर को। और ये मेघालय में चल रहा है। मेघालय में एक जगह है उमरोई सैन्य छावनी। कौन सा जगह है? उमरोई सैन्य छावनी, यहाँ पे चल रहा है। इसके पहले जो 13वां संस्करण हुआ था वो भी भारत में ही हुआ था। वो हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, नाम भी अजीबो सा है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो किसको लेकर है? वो है ब्रिक्स को लेके। किसको लेके? ब्रिक्स को लेकर है। तो ब्रिक्स देशों की वर्चुअल समिट हुई है, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर शिरकत नहीं कर पाए क्योंकि वो G20 की मीटिंग में बिजी हैं, जो वर्चुअल चल रहा है। ठीक, तो इसमें इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति वार्ता की बात हो रही है। और एस जयशंकर का कहना है कि भाई 2 नेशन थियोरी को मान्यता दी जानी चाहिए। 2 नेशन थियोरी को मान्यता दी जानी चाहिए, जो अक्टूबर में युद्ध प्रारंभ हुआ था उसके संबंध में। यानी इजराइल को भी एक देश की मान्यता दी जाए और फिलिस्तीन को भी एक देश की मान्यता दी जाए, जिससे शांति स्थापित हो सके। और जिस तरह से चरम स्थिति पहुंच गई है युद्ध की, ये बहुत ही हार्मफुल और चिंतनीय है, और ये निंदा करने योग्य है दोनों देशों की, हमास की भी और इजराइल की, जिस हद पे ये लोग युद्ध को बढ़ाए हैं। एक तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ऊपर से दूसरा युद्ध ये शुरू हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमेरिका, खैर छोड़ो, अभी इससे रिलेटेड आर्टिकल नहीं है तो इसको बाद में बात करेंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो किसको, वज्र प्रहार हमने डिस्कस कर लिया, ब्रिक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अच्छा, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं कि जो ब्रिक्स संगठन है BRICS, ठीक है, BRICS, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये संगठन स्थापित हुआ था ब्रिक नाम से, BRIC। इस समय इसमें 4 देश थे 2009 में, और फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो तब से इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे जब 2023 में अगस्त में इसमें सम्मेलन हुआ जो साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। तो ऐसे इनका सम्मेलन टर्न करता है। जब साउथ अफ्रीका में अगस्त में इसका सम्मेलन हुआ तो इसमें 6 नए मेंबर जुड़े। 6 नए मेंबर कौन कौन से हैं? जो पहला मेंबर है, जो छठा, ये तो 5 हो गए। जो छठा मेंबर है वो है अर्जेंटीना। साउथ अमेरिकन जो कंट्री है वो ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा कंट्री है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। फिर इजिप्ट है, इजिप्ट कायरो कैपिटल है। फिर इथोपिया है, इजिप्ट और इथोपिया, ये अफ्रीकन देश हो गए, इजिप्ट और इथोपिया, अदीस अबाबा। और उसके बाद है एक साउथ अमेरिका, 2 अफ्रीका, नोटिस करना आप। ठीक है, 2 अफ्रीका हो गए, और तीसरा जो है 3 हो गए। 4th जो कंट्री है वो है ईरान, ये एशिया का हो गया। ठीक है, और जो 5th कंट्री है वो है अरब पेनिनसुला में सऊदी अरब। ठीक, और जो 6th कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। क्लियर है, तो 2 अरब पेनिनसुला से, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से 2 कंट्री, और अर्जेंटीना से। देखेंगे तो जो ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आया है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें उन्होंने साउथ के देशों को जोड़ा है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, चलो, स्थापना 2010 में हुई थी। जो ब्रिक्स है, ब्रिक का तो 2009 में हुआ था, और ये पूरे ग्लोबल GDP का 36% ये देश कवर करते हैं। कौन से? ब्रिक्स वाले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, G20 की बात करते हैं।
G20 ग्रुप ऑफ 20, हालांकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। तो इसका वर्चुअल मीटिंग इस समय हो रहा है। चूँकि भारत के पास 2023 में अध्यक्षता थी, तो इस बार भी वर्चुअल मीटिंग में अध्यक्षता कौन संबोधित करेगा? अध्यक्षता पद को प्राइम मिनिस्टर द्वारा, मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। और इसी सम्मेलन के बाद, ये अंतिम सम्मेलन है भारत में, दिसंबर में ये अध्यक्षता दे दिया जाएगा किसको? ब्राज़ील को। तो 2024 में पूरे साल तक अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और इस सम्मेलन में G20 में कितना अचीवमेंट हुआ भारत द्वारा, कैसे ग्लोबल साउथ के वर्ड्स को उठाया गया, कैसे इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस पे काम किया गया, जैसे कैसे लाइफ योजना पे काम किया गया, और इस सारे अचीवमेंट पे भारत ने अपने संबोधन को बताया। और यूक्रेन रसिया वॉर को कैसे रोका जाए, शांति स्थापित करना, इसके संबंध में भी बातचीत हुई। इजराइल और हमास के बीच में भी जो चीज़ें थी उस पर भी बातचीत हुई। अब इसके बाद अध्यक्षता दे दी जाएगी। तो इस सम्मेलन में, ये जो वर्चुअल समिट हुआ है, इसमें चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसके साथ ही जो नवंबर में जो मीटिंग हुई थी, 10 सितंबर को जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, जो G20 की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख मीटिंग होती है, तो इसमें भी 2 देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक चाइना और एक रशिया। रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और चाइना में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी आपको याद है कि 2022 में सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, 23 में इंडिया में, 24 में ब्राज़ील में, और 2025 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। क्लियर है? और सम्मेलन का थीम क्या था जब भारत में सम्मेलन हुआ? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? हमारे उपनिषद, महाउपनिषद से। ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये कॉन्सेप्ट है इसका, वसुधैव कुटुंबकम का, और ये महाउपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद कुल कितने हैं? 108 हैं। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं, हम IPC और CRPC की बात करते हैं। जो और कोई आर्टिकल ऐसा जो छूट रहा है, ये मैंने एक आर्टिकल बात किया था आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली में पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, व्हीकल भी है, और क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन भी है इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एक रीज़न है पराली का जलना भी, लेकिन सारी चीज़ों से ध्यान हटा के किसानों के पराली पे ही दिया जा रहा है। कैसे उसका उपाय निकाला जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पराली जला रहे हैं, बस रटे जा रहे हैं लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, वो है प्रस्तावित आपराधिक कानूनों के नाम हिंदी में ही रहेंगे। दरअसल क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ ये दंड संहिता काम करता है, जिसे हम IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं, इसी के थ्रू हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर और दंड का प्रक्रिया, किसको एविडेंस माना जाए, किसको एविडेंस नहीं माना जाए, इन सब के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये इसको, चूँकि ये ब्रिटिश एरा के थे, यदि हम IPC की बात करेंगे, इंडियन पैनल कोड, तो ये 1860 में आया था। यदि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे, CRPC की, तो ये 1898 में आया था। और यदि हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे, तो ये 1872 में आया था। और इसमें उद्देश्य था कि कैसे भारतीयों को ये लोग अपने लाभ के लिए प्रयोग करते थे, ब्रिटिशर्स, और उनको हर एक चीज़, छोटी सी चीज़ पे भी अपने लाभ के अगेंस्ट होने पे कड़ी से कड़ी दंड दिए जाते थे। तो यहाँ पे जो उद्देश्य था वो दंड देना था और अधिक से अधिक लाभ लेना था, और कैसे उनको दबा के, कैसे उनके स्वतंत्रता को हनन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ब्रिटेन को दिया जाए, इससे संबंधित था। तो चूँकि आज़ादी के इतने समय हो चुके हैं, तो कम से कम भारत का अपना कानून होना चाहिए, और ये दंड पे आधारित नहीं बिल्कुल, बल्कि न्याय पे आधारित होना चाहिए। तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस पे काम किया, और इन IPC, CRPC और IEA की जगह पे जो भारत सरकार है, उसने 3 कानून पास किए। ये लोकसभा से पास हो चुके हैं, राज्यसभा में गए तो वहाँ पे ज्वाइंट कमेटी को दे दिया गया। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन ज्वाइंट कमेटी को दिया गया। और यहाँ पे जब मैटर गया तो उन्होंने बोला कि जो पहले कानून का नाम देखो, जो IPC था, इंडियन पैनल कोड, इसके जगह जो कानून का नाम हुआ है वो है भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS, भारतीय न्याय संहिता। 2023 में पास हुआ था, 2023। तो IPC 1860 किस में कन्वर्ट हो गया? भारतीय न्याय संहिता में। हिंदी में ही नाम है, भारतीय न्याय संहिता। जो CRPC था उसको प्रस्तावित कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS CRPC को। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उस इंडियन एविडेंस एक्ट उसको नाम दे दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसको नाम दे दिया गया। तो अब ये नाम हिंदी में है। ठीक, अब ये नाम हिंदी में है। और आपको पता है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 348, हमारे संविधान का अनुच्छेद 348 जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद का भाग है, भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये किस भाग के तहत आता है। क्लियर है? चलो, तो इसी के तहत 348 अनुच्छेद में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट हो, हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट हो, पार्लियामेंट से पारित कोई एक्ट हो यानी अधिनियम, या कोई विधेयक हो, या कोई अन्य कानून हो, वो हमेशा अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 348 में लिखा है। तो चूंकि इस कानून का नाम हिंदी में है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो जो कमिटी है उनका कहना, और कई सारे साउथ के ऐसे लीडर्स हैं जिनका कहना है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदी का साम्राज्यवाद आ गया है, ऐसा बहुत सारा आरोप लगा। तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 348 का उल्लंघन है, ये इंग्लिश में नाम होना चाहिए। तो गृह मंत्रालय की समिति थी, तो गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया इस प्रश्न का कि भाई देखो, जो इस कानून के तहत जितने भी चैप्टर लिखे गए हैं जिसमें कानून का मुख्य व्याख्या किया गया है, वो सब के सब इंग्लिश में है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा कानून है, ये अनुच्छेद 348 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, इतना सारा प्रॉब्लम चलता। अब इसमें पूरे कोई कह रहा है औपनिवेशीकरण के नाम पे फिर से पुनः औपनिवेशीकरण हो रहा है, भाषाई साम्राज्यवाद स्थापित हो रहा है, तुच्छ राजनीति कर रहे हैं ये लोग, हिंदी को प्रमुखता दे रहे हैं और बाकी भाषाओं को दरकिनार कर रहे हैं, ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए। तो इसी वजह से न्यूज़ में बना था। तो आपने याद रखना है कि 348 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट हो, हाई कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट हो, पार्लियामेंट का कोई एक्ट हो या रूल हो या कोई भी बिल हो, वो सब किस लैंग्वेज में होने चाहिए? इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है, ये 348 कहता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु की बात हो रही है। तो ये निर्माणाधीन है। ठीक है, निर्माणाधीन है। और ये सत्ता पक्ष के जो गवर्नमेंट है उनका यानी बीजेपी का कहना है कि 25 दिसंबर को जब अटल जी की जयंती मनाई जाएगी, तो आप बताना अटल जी की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो 25 दिसंबर को समुद्री सेतु का उद्घाटन किया जाएगा। इसका नाम ही रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी सी लिंक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सी लिंक इसका नाम रहेगा। और ये भारत का सबसे लंबा सेतु होगा जिसकी लंबाई रहेगी 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। और ये 6 लेन वाला होगा। ठीक है, काफ़ी चौड़ा दिख रहा है ना, 6 लेन वाला। और इसके साथ ही अब ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मुंबई का मैप देखना पड़ेगा। जो हमारा मुंबई है वो सॉल्सेट आइलैंड पे है। किस पे है? सॉल्सेट आइलैंड पे है। और महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी आकृति बनती है, यहीं पे निकलेगा ऐसे, ये फिर ये सेक्शन आएगा इधर, ये पूरा मुंबई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो खाली जगह है ये है अरेबियन सी का वाटर बॉडी, ये है सॉल्सेट आइलैंड, इसी पे मुंबई है। और यहाँ पे आपको मिलेगा थाने, मुंबई से सटा हुआ थाने मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा नवी मुंबई। ठीक है, तो इसी बीच में जोड़ते हुए इन दोनों को, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ते हुए ये भारत का अटल बिहारी वाजपेयी सी लिंक जो समुद्री सेतु है, सबसे लंबा समुद्री सेतु होगा। 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। किसको किसको ये जोड़ेगा? ये सीवरी को जोड़ेगा। ये सीवरी, यहाँ पे जो पॉइंट है वो सीवरी है, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम है चिरले। ठीक है, किसको किसको? सीवरी को जोड़ेगा। सीवरी कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये साउथ मुंबई हो गया, और ये नॉर्थ मुंबई, इधर नॉर्थ मुंबई, इधर साउथ मुंबई। तो साउथ मुंबई में सीवरी है, और नवी मुंबई में क्या है? चिरले। ठीक है, चिरले को जोड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या इसी को नाम दिया जाएगा अटल जी के जन्मदिन के उद्घाटन के समय पे
इस ब्रिज के उद्घाटन के समय पे उनके जन्मदिन के अवसर पे अटल बिहारी वाजपेयी सी लिंक। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी बिल्कुल आपको पता ही है, कतर की राजधानी दोहा में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है और इसका खिताब 26वीं बार जीता गया है। किसके द्वारा? पंकज आडवाणी के द्वारा। ये भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर है, ठीक है, पंकज आडवाणी। ये बहुत प्रसिद्ध और फेमस हैं। इस सेक्शन में इनका हम अक्सर ही नाम सुनने को आता है बिलियर्ड्स प्लेयर के रूप में। तो अब यहाँ पे हम कतर की थोड़ी सी राजधानी ये मैप देख लेते हैं। ये है अरेबियन पेनिनसुला और ये जो प्रायद्वीप आपको दिख रहा है यही है कतर। और यहाँ से चलेंगे तो इधर मिलेगा गल्फ ऑफ पर्सिया और ये हो गया ईरान। ये ईरान हो गया, ये गल्फ ऑफ पर्सिया, ये गल्फ ऑफ ओमान और बीच में ये जो सेक्शन है ये है हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। और ये रहा कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और यहाँ पे इनकी कतर की करेंसी की बात करेंगे तो कतरियन रियाल इसका करेंसी है। और ये पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप में ये प्रायद्वीप के से सटा हुआ प्रायद्वीप है। ठीक है, ये वो लैंड बॉडी है जो गल्फ ऑफ पर्शिया से घिरा हुआ है और इधर सऊदी अरब से इसकी बाउंड्री लगती है। क्लियर है। तो ये इनके बारे में हो गया। और जितना आर्टिकल आज इम्पोर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।